गुल के बाद तुम बिल्कुल बुझ कर रह गए हो। खुद को संभालो बेटा। बचपन से मैं और गुल खुद को अकेला ही महसूस करते आए। क्या जरूरत है मुर्दे का सामान रखने की? गुल बहन थी मेरी सामान रखने की। गुल बहन थी मेरी। ये सामान मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। मुझे उसके सामान से खुशबू आती है उसकी। पागलों जैसी बातें ना करो, निकालने दो उसका सामान। गुल का सामान यहां से कोई नहीं निकालेगा। लेकिन अब तक हम साथ थे, एक दूसरे की तन्हाई को दूर कर दिया करते थे। लेकिन गुल मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर चली गई। बेटा तुम अकेले नहीं हो, नहीं हो तुम अकेले, मैं हूं तुम्हारे साथ। आप हमारे सामने वो कर भी हमारे साथ नहीं थे। बचपन, स्कूल, कॉलेज। चैलेंज कर रही हो आप? चैलेंज ही समझो, लेकिन अगर मुझसे पूछे बगैर किसी ने गुल के सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है, क्या हुआ? कुछ नहीं बहरोज, वो सब हमने अकेले गुजारा। गुलाब के प्यार को तरसते तरसते डिप्रेशन में जाकर पागल कहलाने लगी। और आप अपनी दूसरी बीवी, बेटी के प्यार में इतना गुम थे कि आपको उन दोनों कभी नजर नहीं आए। बेटा मैं तुम दोनों से भी प्यार करता था, करता हूं, कभी जता नहीं सका। नाइसा से भी ज्यादा प्यार करते। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दिल आज़माने की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि सौतेली वालदा वहाँ पर खाना बना रही होती हैं, तभी मुलाजमा वहाँ से जाती है और गुल उस कमरे में दाखिल हो जाती है। जब वो बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होती है तो फिर उसकी वालदा उसे देख कर तंज करने लग जाती है कि बहन है जो यूनिवर्सिटी सैर सपाटे के लिए चली जाती है और ये इतनी देर से उठती है और कोई काम भी नहीं करती। गुल अपनी सौतेली वालदा की इन तंजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रहती और फिर वहाँ से बर्तन निकाल कर चाय बनाने लग जाती है। वो उसकी सौतेली वालदा से कहती है कि मैं तुम्हारे वालिद के लिए खाना बना रही हूँ, तुमने चाय बनानी है तो कहीं और जाकर बना लो। जिसके बाद वो चाय बनाने लग जाती है और फिर उसकी सौतेली वालदा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो चाय उसके ऊपर गिरा देती है। जब वो देखती है कि उस पर गिर गई है और वो जल गई है तो फिर वो गुल वहाँ से आवाज़ लगाने की कोशिश करती है और वो आवाज़ लगाती है और उसके बाद उसका वालिद वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि गुल का हाथ जल गया है। उसकी सौतेली वालदा यहीं पर बदल जाती है और फिर वो गुल की तरफदारी करने लग जाती है। वो बोलती है कि उसे कहा था कि मैं खुद चाय बना लेती हूँ, लेकिन इसने अपनी मर्जी की और फिर इसने अपने ऊपर सारा गुल गिरा दिया। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुल का वालिद उसे लेकर अस्पताल जाने लगता है। वालिद को कहती है कि आपको ये बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं कि चाहे उन्होंने मेरे पर
गिराई थी, लेकिन क्योंकि आप तो उनके पीछे पड़े हुए हैं और आप सिर्फ अनायजा के पापा हैं। जिसके बाद गुल वहाँ पर चली जाती है और अस्पताल जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उसका वालिद उसे गाड़ी में बिठाकर वापस लेकर आ रहा होता है। अपने वालिद को बोलती है कि आपको ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं कि उन्होंने मेरे पर चाय गिराई थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो तुम्हारी वालदा है, तो उसके साथ इस तरह ना किया। वो उसे भी प्यार करती है और तुम्हारा भी ख्याल रखती है, लेकिन गुल कहती है कि नहीं, वो सिर्फ अनायजा की वालदा है, वो हमारी वालदा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हैं, हमें आप हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और आप किसी मौके पर भी हमारे साथ नहीं रहे। वालिद से सवाल करती है कि आप जिस तरह के अभी हैं इस तरह के हमेशा क्यों नहीं रह सकते, आप उनके साथ कुछ और होते हैं और हमारे साथ कुछ और होते हैं। के बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनायजा और उसकी वालदा आपस में बात कर रही होती हैं। अनायजा उनकी वालदा उसे बोलती हैं कि तुम अफसर के साथ हमेशा अच्छे से रहा करो और उसके साथ अच्छा सलूक किया करो, उसका हाल अहवाल पता करती रहा करो। अनायजा कहती है कि नहीं, मुझे उसका हाल अहवाल पता करने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे असफंद की पीछे पहले काले भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी काल नहीं उठाई। उसकी वालदा उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी शादी असफंद के साथ करवानी। अब में अनायजा बोलती है कि असफंद के साथ शादी नहीं करवानी और ना मुझे वो पसंद है। फिर हमें देखने को मिलता है कि असफंद वहाँ से आ जाता है, अनायजा और अपनी चाची के साथ मिलता है और फिर उससे सलाम दुआ लेने के बाद उसकी चाची उसे अंदर की तरफ बिठा देती है। वो कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है और अनायजा से बोलती है कि बात करो। अनायजा और असफंद एक दूसरे से हाल अहवाल पता करते हैं और फिर अनायजा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है जब अनायजा वहाँ से निकल रही होती है तभी मिरहा वहाँ आ जाती है और उन दोनों के आपस में थोड़ी हल्की सी टक्कर हो जाती है। अनायजा उस पर थोड़ा सा तंज करती है और फिर मिरहा अंदर चली जाती है। वो देखती है कि असफंद वहाँ पर है, तो फिर उसका हाल चाल पूछने के बाद वो अंदर से खाना मंगवाने चली जाती है। जब उसकी वालदा वहाँ पर आती है तो फिर देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर मिरहा वहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि भी वहाँ पर असफंद से मिलने आ जाती है। असफंद उसकी गाड़ी लेकर आया होता है, जिसके बाद वो गुल को गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया था और वो गाड़ी देखने चली जाती है। फिर इसके बाद मिरहा और असफंद आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा और उसका सारे घर वाले आपस में खाना खा रहे होते हैं। तब अपने वालदा से तरीक के बारे में सवाल करती है, जिसके बाद उसकी वालदा कहती है कि आज मुझे तरीका नहीं पता, वैसे भी तरीका तो तुम स्टूडेंट लोगों को ही ज़्यादा पता होगा। जिसके बाद अनायजा कहती है अगर आपको तरीका नहीं पता तो ठीक है, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनायजा के वालिद और उसकी वालदा को इस बात की खबर होती है कि अनायजा की सालगिरह होती है और उन्होंने उसके लिए सरप्राइज रखा होता है। मिरहा और गुल भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके वालिद और उसकी सौतेली वालदा अनायजा की सालगिरह तो बड़े जश्न से मना रहे हैं और फिर उसकी तस्वीरें खींचने को भी कहते हैं। अनायजा को उस लड़के की तरफ से कॉल आ जाती है और फिर वो उसकी बात सुनने चली जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि मेरा की सौतेली वाला कहती है कि एक केक खा लेना और ये सामान यहाँ से उठा लेना। इसके बाद गुल कहती है कि मैं तो एक केक मिलना कि केक खाने वाली हूँ, ना सामान उठाने वाली हूँ। उसके बाद हमें अगले मंदिर के अंदर दिखाया जाता है कि अनायजा उसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो एक दूसरे से सालगिरह की बात कर रहे होते हैं। सारा कुछ देखती है और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो बना लेती है। अनायजा को इस बात का पता चलता है तो फिर वो गुल के साथ लड़ाई करते हैं, सीढ़ियों के पास आ जाती है, गुल को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। जिसके बाद गुल जमीन पर गिर जाती है, उसका सिर फट जाता है। वहाँ पर मिरहा आ जाती है, उसको इस बात की खबर नहीं होती है। अनायजा गुल का फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। हमें अस्पताल के बारे में दिखाया जाता है। अस्पताल में पुलिस भी आई होती है और वो तफ्तीश करती है। फिर गुल को 1 मिनट होश आती है, वो बताने वाली होती है कि उसको धक्का दिया था या वो खुद गिरी थी, लेकिन फिर उसकी वहाँ पर वफात हो जाती है। मिरहा और सारे परेशान जाकर सारी बातें उस लड़के को बताती है और लड़का उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि सारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल आज़माने की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम करने लग जाती है। वो उसकी सौतेली वालदा से कहती है कि मैं तुम्हारे वालिद के लिए खाना बना रही हूँ, तुमने चाय बनानी है तो कहीं और जाकर बना लो। जिसके बाद वो चाय बनाने लग जाती है और फिर उसकी सौतेली वालदा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो चाय उसके ऊपर गिरा देती है। जब वो देखती है कि उस पर गिर गई है और वो जल गई है तो फिर वो
गुल वहाँ से आवाज़ लगाने की कोशिश करती है और वो आवाज़ लगाती है और उसके बाद उसका वालिद वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि गुल का हाथ जल गया है। उसकी सौतेली वालदा यहीं पर बदल जाती है और फिर वो गुल की तरफदारी करने लग जाती है। वो बोलती है कि उसे कहा था कि मैं खुद चाय बना लेती हूँ, लेकिन इसने अपनी मर्जी की और फिर इसने अपने ऊपर सारा गुल गिरा दिया। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुल का वालिद उसे लेकर अस्पताल जाने लगता है। वालिद को कहती है कि आपको ये बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं कि चाहे उन्होंने मेरे पर गिराई थी, लेकिन क्योंकि आप तो उनके पीछे पड़े हुए हैं और आप सिर्फ अनाइजा के पापा हैं। जिसके बाद गुल वहाँ पर चली जाती है और अस्पताल जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उसका वालिद उसे गाड़ी में बिठाकर वापस लेकर आ रहा होता है। अपने वालिद को बोलती है कि आपको ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं कि उन्होंने मेरे पर चाय गिराई थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो तुम्हारी वालदा है, तो उसके साथ इस तरह ना किया। वो उसे भी प्यार करती है और तुम्हारा भी ख्याल रखती है, लेकिन गुल कहती है कि नहीं, वो सिर्फ अनाइजा की वालदा है, वो हमारी वालदा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हैं, हमें आप हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और आप किसी मौके पर भी हमारे साथ नहीं रहने वाले। से सवाल करती है कि आप जिस तरह के अभी हैं इस तरह के हमेशा क्यों नहीं रह सकते। आप उनके साथ कुछ और होते हैं और हमारे साथ कुछ और होते हैं। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनाइजा और उसकी वालदा आपस में बात कर रही होती हैं। अनाइजा उनकी वालदा उसे बोलती हैं कि तुम अफसर के साथ हमेशा अच्छे से रहा करो और उसके साथ अच्छा सलूक किया करो, उसका हाल अहवाल पता करती रहा करो। अनाइजा कहती है कि नहीं, मुझे उसका हाल अहवाल पता करने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे असफंद की पीछे पहले कालें भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी काल नहीं उठाई। उसकी वालदा उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी शादी असफंद के साथ करवानी। बाद में अनाइजा बोलती है कि असफंद के साथ शादी नहीं करवानी और ना मुझे वो पसंद है। फिर हमें देखने को मिलता है कि असफंद वहाँ से आ जाता है, अनाइजा और अपनी चाची के साथ मिलता है और फिर उससे सलाम दुआ लेने के बाद उसकी चाची उसे अंदर की तरफ बिठा देती है। वो कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है और अनाइजा से बोलती है कि बात करो। अनाइजा और असफंद एक दूसरे से हाल अहवाल पता करते हैं और फिर अनाइजा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है जब अनाइजा वहाँ से निकल रही होती है तभी मिरहा वहाँ जाती है और उन दोनों के आपस में थोड़ी हल्की सी टक्कर हो जाती है। अनाइजा उस पर थोड़ा सा तंज करती है और फिर मिरहा अंदर चली जाती है। वो देखती है कि असफंद वहाँ पर है, तो फिर उसका हाल चाल पूछने के बाद वो अंदर से खाना मंगवाने चली जाती है। जब उसकी वालदा वहाँ पर आती है तो फिर देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर मिरहा वहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि भी वहाँ पर असफंद से मिलने आ जाती है। असफंद उसकी गाड़ी लेकर आया होता है। जिसके बाद वो गुल को गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया था और वो गाड़ी देखने चली जाती है। फिर इसके बाद मिरहा और असफंद आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा और उसका सारे घर वाले आपस में खाना खा रहे होते हैं। तभी अपने वालदा से तरीक के बारे में सवाल करती है। जिसके बाद उसकी वालदा कहती है कि आज मुझे तरीका नहीं पता, वैसे भी तरीका तो तुम स्टूडेंट लोगों को ही ज़्यादा पता होगा। जिसके बाद अनाइजा कहती है अगर आपको तरीका नहीं पता तो ठीक है, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनाइजा के वालिद और उसकी वालदा को इस बात की खबर होती है कि अनाइजा की सालगिरह होती है और उन्होंने उसके लिए सरप्राइज रखा होता है। मिरहा और गुल भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके वालिद और उसकी सौतेली वालदा अनाइजा की सालगिरह तो बड़े जश्न से मना रहे हैं और फिर उसकी तस्वीरें खींचने को भी कहते हैं। अनाइजा को उस लड़के की तरफ से कॉल आ जाती है और फिर वो उसकी बात सुनने चली जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि मेरा की सौतेली वाला कहती है कि केक खा लेना और ये सामान यहाँ से उठा लेना। इसके बाद गुल कहती है कि मैं तो एक केक मिलना कि केक खाने वाली हूँ, ना सामान उठाने वाली हूँ। उसके बाद हमें अगले मंदिर के अंदर दिखाया जाता है कि अनाइजा उसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो एक दूसरे से सालगिरह की बात कर रहे होते हैं। सारा कुछ देखती है और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो बना लेती है। अनाइजा को इस बात का पता चलता है तो फिर वो गुल के साथ लड़ाई करते हैं, सीढ़ियों के पास आ जाती है, गुल को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। जिसके बाद गुल जमीन पर गिर जाती है, उसका सिर फट जाता है। वहाँ पर मिरहा आ जाती है, उसको इस बात की खबर नहीं होती है। अनाइजा गुल का फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। हमें अस्पताल के बारे में दिखाया जाता है। अस्पताल में पुलिस भी आई होती है और वो तफ्सीर करती है। फिर गुल को 1 मिनट होश आती है, वो बताने वाली होती है कि उसको धक्का दिया था या वो खुद गिरी थी, लेकिन फिर उसकी वहाँ पर वफात हो जाती है। मिरहा और सारे परेशान जाकर सारी बात उस लड़के को बताती है और लड़का उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि सारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल आज़माने की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम
करने लग जाती है। वो उसकी सौतेली वालदा से कहती है कि मैं तुम्हारे वालिद के लिए खाना बना रही हूँ, तुमने चाय बनानी है तो कहीं और जाकर बना लो। जिसके बाद वो चाय बनाने लग जाती है और फिर उसकी सौतेली वालदा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो चाय उसके ऊपर गिरा देती है। जब वो देखती है कि उस पर गिर गई है और वो जल गई है तो फिर वो गुल वहाँ से आवाज़ लगाने की कोशिश करती है और वो आवाज़ लगाती है और उसके बाद उसका वालिद वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि गुल का हाथ जल गया है। उसकी सौतेली वालदा यहीं पर बदल जाती है और फिर वो गुल की तरफदारी करने लग जाती है। वो बोलती है कि उसे कहा था कि मैं खुद चाय बना लेती हूँ, लेकिन इसने अपनी मर्जी की और फिर इसने अपने ऊपर सारा गुल गिरा दिया। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि गुल का वालिद उसे लेकर अस्पताल जाने लगता है। वालिद को कहती है कि आपको ये बताने का भी कोई फ़ायदा नहीं कि ये चाय उन्होंने मेरे पर गिराई थी, लेकिन क्योंकि आप तो उनके पीछे पड़े हुए हैं और आप सिर्फ अनायजा के पापा हैं। जिसके बाद गुल वहाँ पर चली जाती है और अस्पताल जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो उसका वालिद उसे गाड़ी में बिठाकर वापस लेकर आ रहा होता है। अपने वालिद को बोलती है कि आपको ये बताने का कोई फ़ायदा नहीं कि उन्होंने मेरे पर चाय गिराई थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो तुम्हारी वालदा है तो उसके साथ इस तरह ना किया। वो उसे भी प्यार करती है और तुम्हारा भी ख्याल रखती है, लेकिन गुल कहती है कि नहीं, वो सिर्फ अनायजा की वालदा है, वो हमारी वालदा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हैं, हमें आप हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और आप किसी मौके पर भी हमारे साथ नहीं रहे। वालिद से सवाल करती है कि आप जिस तरह के अभी हैं इस तरह के हमेशा क्यों नहीं रह सकते, आप उनके साथ कुछ और होते हैं और हमारे साथ कुछ और होते हैं। उसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनायजा और उसकी वालदा आपस में बात कर रही होती हैं। अनायजा उनकी वालदा उसे बोलती हैं कि तुम अफसर के साथ हमेशा अच्छे से रहा करो और उसके साथ अच्छा सलूक किया करो, उसका हाल अहवाल पता करती रहा करो। अनायजा कहती है कि नहीं, मुझे उसका हाल अहवाल पता करने का कोई शौक नहीं है। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे असफंद की पीछे पहले कालें भी आ रही थी, लेकिन मैंने उसकी एक भी काल नहीं उठाई। उसकी वालदा उस पर गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी शादी असफंद के साथ करवानी। बाद में अनायजा बोलती है कि असफंद के साथ शादी नहीं करवानी और ना मुझे वो पसंद है। फिर हमें देखने को मिलता है कि असफंद वहाँ से आ जाता है, अनायजा और अपनी चाची के साथ मिलता है और फिर उससे सलाम दुआ लेने के बाद उसकी चाची उसे अंदर की तरफ बिठा देती है। वो कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है और अनायजा से बोलती है कि बात करो। अनायजा और असफंद एक दूसरे से हाल अहवाल पता करते हैं और फिर अनायजा मुंह बनाकर वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है जब अनायजा वहाँ से निकल रही होती है तभी मिरहा वहाँ आ जाती है और उन दोनों के आपस में थोड़ी हल्की सी टक्कर हो जाती है। अनायजा उस पर थोड़ा सा तंज करती है और फिर मिरहा अंदर चली जाती है। वो देखती है कि असफंद वहाँ पर है तो फिर उसका हाल चाल पूछने के बाद वो अंदर से खाना मंगवाने चली जाती है। जब उसकी वालदा वहाँ पर आती है तो फिर देखती है कि वो वहाँ पर नहीं है और उसकी जगह पर मिरहा वहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद हमें देखने को मिलता है कि भी वहाँ पर असफंद से मिलने आ जाती है। असफंद उसकी गाड़ी लेकर आया होता है। जिसके बाद वो गुल को गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेकर आया था और वो गाड़ी देखने चली जाती है। फिर इसके बाद मिरहा और असफंद आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मिरहा और उसका सारे घर वाले आपस में खाना खा रहे होते हैं। तभी अपने वालदा से तरीक के बारे में सवाल करती है। जिसके बाद उसकी वालदा कहती है कि आज मुझे तरीका नहीं पता, वैसे भी तरीका तो तुम स्टूडेंट लोगों को ही ज़्यादा पता होगा। जिसके बाद अनायजा कहती है अगर आपको तरीका नहीं पता तो ठीक है, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अनायजा के वालिद और उसकी वालदा को इस बात की खबर होती है कि अनायजा की सालगिरह होती है और उन्होंने उसके लिए सरप्राइज रखा होता है। मिरहा और गुल भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके वालिद और उसकी सौतेली वालदा अनायजा की सालगिरह तो बड़े जश्न से मना रहे हैं और फिर उसकी तस्वीरें खींचने को भी कहते हैं। अनायजा को उस लड़के की तरफ से कॉल आ जाती है और फिर वो उसकी बात सुनने चली जाती है। पर हमें देखने को मिलता है कि मेरा की सौतेली वाला कहती है कि केक खा लेना और ये सामान यहाँ से उठा लेना। इसके बाद गुल कहती है कि मैं तो एक केक मिलना कि केक खाने वाली हूँ ना सामान उठाने वाली हूँ। उसके बाद हमें अगले मंजर के अंदर दिखाया जाता है कि अनायजा उसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो एक दूसरे से सालगिरह की बात कर रहे होते हैं। सारा कुछ देखती है और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो बना लेती है। अनायजा को इस बात का पता चलता है तो फिर वो गुल के साथ लड़ाई करते हैं, सीढ़ियों के पास आ
جاتی ہے, گل کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیتی ہے, جس کے بعد گل زمین پر گر جاتی ہے, اس کا سر پھٹ جاتا ہے. وہاں پر مرحا آ جاتی ہے, اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی ہے. نائزہ گل کا فون لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے. ہمیں اسپتال کے بارے میں دکھایا جاتا ہے. اسپتال میں پولیس بھی آئی ہوتی ہے اور وہ تفتیش کرتی ہے. پھر گل کو 1 منٹ ہوش آتی ہے, وہ بتانے والی ہوتی ہے کہ اس کو دھکا دیا تھا یا وہ خود گری تھی, لیکن پھر اس کی وہاں پر وفات ہو جاتی ہے. مرحا اور سارے پریشان ہو جاتے ہیں. ساری بات اس لڑکے کو بتاتی ہے اور لڑکا اس کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے. ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سارے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس قسط کا اختتام بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, دل آزمانی کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام کرنے لگ جاتی ہے. وہ اس کی سوتیلی والدہ سے کہتی ہے کہ میں تمہارے والد کے لیے کھانا بنا رہی ہوں, تم نے چائے بنانی ہے تو کہیں اور جا کر بنا لو. جس کے بعد وہ چائے بنانے لگ جاتی ہے اور پھر اس کی سوتیلی والدہ اس پر کافی زیادہ غصہ کرتی ہے اور وہ چائے اس کے اوپر گرا دیتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے کہ اس پر گر گئی ہے اور وہ جل گئی ہے تو پھر وہ گل وہاں سے آواز لگانے کی کوشش کرتی ہے اور وہ آواز لگاتی ہے اور اس کے بعد اس کا والد وہاں پر آ جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ گل کا ہاتھ جل گیا ہے. اس کی سوتیلی والدہ یہی پر بدل جاتی ہے اور پھر وہ گل کی طرفداری کرنے لگ جاتی ہے. وہ بولتی ہے کہ اسے کہا تھا کہ میں خود چائے بنا لیتی ہوں, لیکن اس نے اپنی مرضی کی اور پھر اس نے اپنے اوپر سارا گل گرا دیا. جس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ گل کا والد اسے لے کر اسپتال جانے لگتا ہے. والد کو کہتی ہے کہ آپ کو یہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ چائے انہوں نے میرے پر گرائی تھی, لیکن کیونکہ آپ تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور آپ صرف نائزہ کے واپس ہیں. جس کے بعد گل وہاں پر چلی جاتی ہے اور اسپتال جانے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اس کا والد اسے گاڑی میں بٹھا کر واپس لے کر آ رہا ہوتا ہے. اپنے والد کو بولتی ہے کہ آپ کو یہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ انہوں نے میرے پر چائے گرائی تھی. جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری والدہ ہے تو اس کے ساتھ اس طرح نہ کیا, وہ اسے بھی پیار کرتی ہے اور تمہارا بھی خیال رکھتی ہے. لیکن گل کہتی ہے کہ نہیں, وہ صرف نائزہ کی والدہ ہے, وہ ہماری والدہ نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اکیلی ہو گئی ہیں, آپ ہمارا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے اور آپ کسی موقع پر بھی ہمارے ساتھ نہیں رہے. والد سے سوال کرتی ہے کہ آپ جس طرح کے ابھی ہیں اس طرح کے ہمیشہ کیوں نہیں رہ سکتے, آپ ان کے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ اور ہوتے ہیں. کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نائزہ اور اس کی والدہ آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں. نائزہ ان کی والدہ اسے بولتی ہیں کہ تم افسر کے ساتھ ہمیشہ اچھے سے رہا کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو, اس کا حال احوال پتہ کرتی رہا کرو. نائزہ کہتی ہے کہ نہیں, مجھے اس کا حال احوال پتہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے. جس کے بعد وہ بولتی ہے کہ مجھے اسفند کی پیچھے پہلے کالیں بھی آ رہی تھی لیکن میں نے اس کی ایک بھی کال نہیں اٹھائی. اس کی والدہ اس پر غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا, میں نے تمہاری شادی اسفند کے ساتھ کروانی. بعد میں نائزہ بولتی ہے کہ اسفند کے ساتھ شادی نہیں کروانی اور نہ مجھے وہ پسند ہے. پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اسفند وہاں سے آ جاتا ہے, نائزہ اور اپنی چاچی کے ساتھ ملتا ہے اور پھر اس سے سلام دعا لینے کے بعد اس کی چاچی اسے اندر کی طرف بٹھا دیتی ہے. وہ کچھ کھانے کے لیے لینے چلی جاتی ہے اور نائزہ سے بولتی ہے کہ بات کرو. نائزہ اور اسفند ایک دوسرے سے حال احوال پتہ کرتے ہیں اور پھر نائزہ منہ بنا کر وہاں سے نکل جاتی ہے. پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جب نائزہ وہاں سے نکل رہی ہوتی ہے تبھی مرحا وہاں جاتی ہے اور ان دونوں کے آپس میں تھوڑی سی ہلکی سی ٹکر ہو جاتی ہے. نائزہ اس پر تھوڑا سا طنز کرتی ہے اور پھر مرحا اندر چلی جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اسفند وہاں پر ہے تو پھر اس کا حال چال پوچھنے کے بعد وہ اندر سے کھانا منگوانے چلی جاتی ہے. جب اس کی والدہ وہاں پر آتی ہے تو پھر دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پر نہیں ہے اور اس کی جگہ پر مرحا وہاں پر ہے. تھوڑی دیر کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھی وہاں پر اسفند سے ملنے آ جاتی ہے. اسفند اس کی گاڑی لے کر آیا ہوتا ہے. جس کے بعد وہ گل کو گاڑی کی چابی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے گاڑی لے کر آیا تھا, اور وہ گاڑی دیکھنے چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد مرحا اور اسفند آپس میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرحا اور اس کا سارے گھر والے آپس میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. تب اپنے والدہ سے طریق کے بارے میں سوال کرتی ہے. جس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ آج مجھے طریقہ نہیں پتا, ویسے بھی طریقہ تو تم اسٹوڈنٹ لوگوں کو ہی زیادہ پتا ہوگا. جس کے بعد نائزہ کہتی ہے اگر آپ کو طریقہ نہیں پتا تو ٹھیک ہے, پھر ہم یہاں سے جا رہے ہیں, پھر میں یہاں سے جا رہی ہوں. اس کے بعد اگلے منظر کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ نائزہ کے والد اور اس کی والدہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ نائزہ کی سالگرہ ہوتی ہے اور انہوں نے اس کے لیے سرپرائز رکھا ہوتا ہے. مرحا اور گل بھی یہ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے والد اور اس کی سوتیلی والدہ نائزہ کی سالگرہ تو بڑے جشن سے منا رہے ہیں اور پھر اس کی تصویریں کھینچنے کو بھی کہتے ہیں. نائزہ کو اس لڑکے کی طرف سے کال آ جاتی ہے اور پھر وہ اس کی بات سننے چلی جاتی ہے.
पर हमें देखने को मिलता है कि मेरा की सौतेली वाला कहती है कि ये केक खा लेना और ये सामान यहाँ से उठा लेना। इसके बाद गुल कहती है कि मैं तो ये केक मिलना कि केक खाने वाली हूँ ना सामान उठाने वाली हूँ। उसके बाद हमें अगले मंजर के अंदर दिखाया जाता है कि नाइजा उसी लड़के के साथ बात कर रही होती है और वो एक दूसरे से सालगिरह की बात कर रहे होते हैं। फिर सारा कुछ देखती है और फिर उसकी तस्वीर और वीडियो बना लेती है। नाइजा को इस बात का पता चलता है तो फिर वो गुल के साथ लड़ाई करते हैं, सीढ़ियों के पास आ जाती है, गुल को सीढ़ियों से धक्का दे देती है जिसके बाद गुल जमीन पर गिर जाती है, उसका सिर फट जाता है। वहाँ पर मिरहा आ जाती है, उसको इस बात की खबर नहीं होती है। नाइजा गुल का फ़ोन लेकर वहाँ से निकल जाती है। हमें अस्पताल के बारे में दिखाया जाता है। अस्पताल में पुलिस भी आई होती है और वो तफ्तीश करती है। फिर गुल को 1 मिनट होश आती है, वो बताने वाली होती है कि उसको धक्का दिया था या वो खुद गिरी थी, लेकिन फिर उसकी वहाँ पर वफात हो जाती है। मिरहा और सारे परेशान हो जाते हैं, सारी बातें उस लड़के को बताती है और लड़का उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि सारे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और इसी के साथ इस किस्त का इख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़माने की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए दिल आज़माने की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है। इस किस्त के आगाज़ में हमें देखने को मिलता है कि सौतेली वालदा वहाँ पर खाना बना रही होती हैं, तभी मुलाजमा वहाँ से जाती है और गुल उस कमरे में दाखिल हो जाती है। जब वो बावर्ची खाने के अंदर दाखिल होती है तो फिर उसकी वालदा उसे देखकर तंज करने लग जाती है कि बहन है जो यूनिवर्सिटी सैर सपाटे के लिए चली जाती है और ये इतनी देर से उठती है और कोई काम भी नहीं करती। गुल अपनी सौतेली वालदा की इन तंजों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फिर वहाँ से बर्तन निकाल कर चाय